क्योंकि ये फ्यूचर का धंधा है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पुलिस की रेड पड़ती है और स्कीम समझाने वाला बंदा और बाकी सभी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि ये काम लीगल नहीं था। ऊपर से ये लोग मासूम लोगों को बुद्धू बना रहे थे। अब यांग भी वहाँ पर फंसा हुआ था क्योंकि अफसर होने के बावजूद वो ऐसा काम कर रहा है, इसलिए खुद को बचाने उस आदमी को ही पकड़ लेता है और पुलिस के सामने प्रेटेंड करता है, मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, नाइस टू मीट यू। फिर अगले सीन में सीनियर ऑफिसर उसे दो खींच के लगाते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, ऑफिसर होकर खुद गलत काम कर रहे हो। उनकी डांट और ताने सुन बंदा फ्रस्ट्रेशन में कह देता है, क्या पुलिस वालों को पैसे कमाने का हक नहीं? इतनी कम तनख्वाह में दुनिया भर का काम करवाते हो, ऊपर से छुट्टी भी नहीं, चाहते क्या हो? उसकी बातें सुन सीनियर ऑफिसर से लेकर सभी बाकी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और एक पल को तो वो सभी भी सोचने लगते हैं बात तो सही कह रहा है, बट फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर अब रात को हम दोबारा उसी स्प्रे पेंटर को देखते हैं जो ग्रेफिटी पेंटिंग बना रहा था, लेकिन अचानक उसी दीवार पर यांग आकर यूरिनेट करने लगता है। एंड उस बंदे के आर्टिस्टिक स्किल्स को देख वो कहता है, पेंटिंग तो मस्त है बट पब्लिक में बनाना अलाउड नहीं। इस बात पे पेंटर कहता है, सेम पेंच, पब्लिक में यूरिनेट करना भी अलाउड नहीं है। यांग ये सुन गुस्से में आ जाता है, पुलिस की बेइज्जती कैसे की तुमने? वो उसे पकड़ने जाता है बट तभी हम देखते हैं यांग के उस पर हाथ रखते ही वो बंदा यांग के पास्ट को देख पा रहा था और वो कहता है, तुम ऑफिसर हो? और वो उसकी आंखों में स्प्रे मारकर वहां से भाग जाता है। यांग को कुछ समझ नहीं आता ये शख्स आखिर है कौन, पर वहां उसकी स्प्रे पेंट छूट गई थी। अब हम दोबारा पुलिस स्टेशन में आए तो वहां पर एक लेडी आई थी जो काफी घबराई हुई सी थी क्योंकि उनकी बेटी काफी वक्त से लापता है। पुलिस वाले इस पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे क्योंकि ज्यादातर ऐसे केसेस में इधर बच्चे खुद कहीं भाग जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये किडनैपिंग केस होता है। और अगर किडनैपिंग केस हुई तब तो फिरौती की कॉल आ जाएगी, बट सुबह तक भी फिरौती की कॉल नहीं आती। यांग उन लेडी से बात कर चुका था और वो बाकियों को समझाता है कि बाकी केसेस की तरह इसे भी हमें समय देना चाहिए, बट वर्क फोर्स कम थी और काम बहुत ही ज्यादा, इसलिए चीफ उसे कहता है, तुम्हें अगर शौक है तो खुद इसे इन्वेस्टिगेट कर लो। जब वो हर तरफ बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है पर ना ही लोगों से ना ही सीसीटीवी से कोई सुराग मिला था, तभी सभी ऑफिसर्स को मैसेज आता है, ग्राउंड के पास आओ जहाँ पर उन्हें एक लाश मिली थी और ये उसी बच्ची की डेड बॉडी थी जिसे देख ऑफिसर्स कंफर्म हो गए थे ये कातिल पैसे या किसी लालच में किडनैपिंग नहीं करा, इसे मर्डर करने में मजा आता है। तभी एक छोटी बच्ची को इतनी बुरी तरह उसने मार दिया। उस बच्चे की मदर ये देख बहुत रोती है और यांग भी इस केस से बहुत जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था तो उसे भी बहुत दुख होता है। वहीं हम देखते हैं सबसे सीनियर ऑफिसर इस ब्रांच के लेफ्टिनेंट पर बहुत नाराज होते हैं कि तुमने किडनैपिंग केस को सीरियसली क्यों नहीं लिया। अब तुम्हारी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई और बस ये केस मीडिया के प्राइम अटेंशन पर है। एंड अपनी ओर से पल्ला झाड़ने वो लोग यांग को ही सस्पेंड कर देते हैं जबकि वो खुद इकलौता इस केस को इन्वेस्टिगेट करा था। यांग ये बात जान कि उसे सस्पेंड कर दिया गया उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं इसके बाद भी केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। यहाँ सोच पाता है इस केस में ज़रूर कुछ ऐसा है जिससे वो पर्सनली जुड़ा हो। फिर जब न्यूज़ पे पूरे क्राइम सीन को दोबारा दिखाया जाता है तो अचानक उसे याद आता है, ये सेम सीन पेंटिंग में उसने ग्रेफिटी में देखी थी, बट ऐसा कैसे हो सकता है? क्राइम सीन तो आज मिला पर ग्रेफिटी पेंटिंग तो उसे 2 दिन पहले दिखी थी। तो यांग तुरंत वहाँ जाकर उस पेंटिंग को दोबारा देखता है पर वहाँ एक लेडी उसे मिटा रही थी, इसलिए वो कुछ फोटोज़ खींच लेता है। एंड अब उन फोटोज़ के अकॉर्डिंग यांग ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बच्चे को मारने से पहले कहाँ रखा गया होगा। उसे जगह मिल ही नहीं रही थी, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर वो बैठ गया था कि तभी उसके सामने बैठी एक प्यारी सी बच्ची कहती है, वो देखो पीछे फोटो वाली हैप्पीनेस बिल्डिंग है। उस बच्ची का शुक्रिया अदा करने वो उसे एक विसल देता है ताकि अगर कभी उस पर कोई अनजान शख्स हमला करे या किडनैप करने की कोशिश करे तो वो बाकियों को इसकी मदद से बुला सके। यहाँ से यांग जाता सीधा उसी हैप्पीनेस बिल्डिंग जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ से बच्चे की सारी सामान मिल जाता है, यानी ज़रूर उसे यहीं पर किडनैप करके रखा गया होगा। अचानक उस पर पीछे से एक आदमी हमला करता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। एंड यांग नोटिस करता है कि उस आदमी के बैक पर चोट के निशान है, पर इससे पहले कि वो उस आदमी को पकड़ पाता वो वहाँ से भाग जाता है। यांग दौड़ता हुआ बाहर निकलता है जो ऑलरेडी पुलिस आई हुई थी। वो उनसे हैरान होकर पूछता है, आप यहाँ कैसे? कातिल अभी भी भागा है। मैंने उसे एग्जैक्ट सेम क्राइम लोकेशन वाली पेंटिंग से ढूंढा था जो सड़क के रैंडम दीवार पे किसी ने बनाई थी। उसकी बहकी हुई बातें सुन बाकी ऑफिसर्स कहते हैं, तुम सस्पेंडेड हो। और तभी यहाँ कैसे? ये टास्क फोर्स का इलाका है तो यहाँ से फौरन चले जाओ। यांग की बातों पे कोई भी बिलीव नहीं करता तो वो खुद ही उस ग्रेफिटी पेंटर का पता लगाने सोल शहर के लिए निकल जाता है। दरअसल उसकी स्प्रे पेंट यांग के पास छूट गई थी और उसमें सोल की दुकान का नाम लिखा था जिससे स्प्रे पेंट को खरीदा गया है।
जिससे स्प्रे पेंट को खरीदा गया है। सोल शहर वो अपने साइड के कम दोस्त ली के साथ जाता है एंड वहाँ पहुँचकर दोनों स्टोर ओनर से पूछते हैं, क्या बता सकते हो कोई ऐसे इंसान के बारे में जिससे रेगुलरली आपसे खरीद कर लेकर जाता हो। स्टोर ओनर कहते हैं, ये दुकान सोल के सबसे बड़े आर्ट स्कूल के ठीक सामने है, तो हर दिन हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ से स्प्रे पेंट्स लेकर जाते हैं। एक का नाम कैसे बताऊँ? बट यांग दूसरी तरह से सवाल पूछता है, कोई ऐसा व्यक्ति याद है जो बहुत अजीब हो, मीन्स देखते ही याद में बैठ जाए। वो कहते हैं, हाँ ऐसा एक ज़रूर था, वो बड़ा हीडियस टाइप था एंड हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं वो मिस्ट्री मैन वही है जिससे यांग भी मिला था। स्टोर ओनर से उसका एड्रेस लेकर दोनों बिल्डिंग तक जाते हैं। यांग धीरे धीरे उसके कमरे में एंटर करता है। वो मिस्ट्री मैन उसे देख चुका था, इन दोनों के बीच फाइट होती है, तो यांग इस बार हारता नहीं। उसे पूरा यकीन था यही शख्स कातिल है जो उसे हैप्पीनेस बिल्डिंग में मिला था। पर जब वो उसके बैग को चेक करता है तो वहाँ पर चोट के निशान नहीं थे। लेकिन कैसे? मतलब ज़रूर ये मिस्ट्री मैन कातिल नहीं है। यहाँ सोचने की बात ये थी कि अगर ये कातिल नहीं है तो इसने क्राइम सीन को ड्रॉ कैसे किया, या फिर कोई झूठ तो नहीं। वही फिर वो दोनों दोस्त निराश होकर वापस आना पड़ता है। लेकिन फिर शाम को गाड़ी से वो देखते हैं कि मिस्ट्री मैन कहीं जा रहा है। वो उसका पीछा करते हैं। जब उन्हें पता चलता है ये बंदा अपनी ग्राफिटी पेंटिंग मिटाने जा रहा है। अब क्या था, दोनों से पकड़ कर पूछते हैं, बताओ कातिल कहाँ है? ज़रूर वो तुम्हारा कोई साथी होगा। फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सिर्फ एक ही नंबर उन्हें मिलता है, सिंगी नाम का। अगली सुबह यांग जाता है सिंगी को पकड़ने, बट टू हिज सरप्राइज वो एक लड़की निकलती है। जबकि जिस कातिल से यांग हैप्पीनेस बिल्डिंग में टकराया था वो एक आदमी था, और सिंगी शक्ल से कातिल लग भी नहीं रही थी। इनफैक्ट वो तो उस मिस्ट्री मैन की बस दोस्त थी, बट काफ़ी वक्त से उनके बीच बात नहीं हुई। उसे लग रहा था कि मिस्ट्री मैन फिलहाल यूएस में है। यांग जब वापस आता है तो वहाँ मिस्ट्री मैन गायब था और ली के सिर से खून बह रहा था। वो यांग को बताता है कि यह आदमी पागल है, इसे हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता हो सकता है। यांग इसमें हैरान रह जाता है, बट तभी अचानक सारे ऑफिसर्स को मैसेज आता है कि एक अटेम्प्ट टू किडनैपिंग केस हुआ है, लड़की बच निकली। वो लड़की बताती है कि एक आदमी मुझे अपनी कार के अंदर बुला रहा था और उसके पास एक डॉग थी जिसे वो बीमार बता रहा था, बट एक्चुअली वो डॉग फ्रोजन होता है। तभी हम रात को उसी बच्ची को देखते हैं जिसे यांग ने एक विसल दिया था जब मुसीबत हो उसे यूज़ करने के लिए। देर शाम के वक्त वो सामान लेकर घर वापस आ रही थी कि तभी वो किडनैपर कार से उस बच्ची को अपने पास बुलाता है और कहता है, मेरे डॉग की मदद करना चाहोगी? वो डॉग फ्रोजन था एंड जब वो किडनैपर उसे अगवा करने की कोशिश करता है तो वो सीधा भागती है एंड किसी तरह से बच बचा कर वो घर आ जाती है। लेकिन तभी हम उसके फादर को देखते हैं जो एक ड्रंकार्ड थे जो पी कर बैठे थे और उन्हें अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं थी, बस उन्हें ड्रिंक्स चाहिए थी। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है मुझे कोई किडनैप करना चाह रहा था, बट उन्हें लगता है हम तो ऑलरेडी गरीब हैं, फिरौती में देंगे भी क्या, तो कोई उसे किडनैप क्यों करेगा। तभी हम देखते हैं वो बच्ची बाहर खड़ी मदद के लिए विसल बजाने का सोच रही थी, लेकिन तभी पीछे से वो किडनैपर उसे उठाकर ले जाता है। अगली सुबह ऑफिसर्स क्राइम सीन पे पहुंच गए थे और उसके फादर कहते हैं कोई किडनैप नहीं हुआ, शाम तक बच्ची वापस आ जाएगी, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो फिर मतलब क्या है किडनैपिंग का? पर वहाँ विसल और बच्ची की फोटोग्राफ देख यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा सोल पहुंचकर उस मिस्ट्री मैन को पीट कर पूछता है, मदद करो, तुम कातिल नहीं हो तो हमारी हेल्प करो, मुझे बताओ वो पेंटिंग तुमने कैसे बनाई। जब मिस्ट्री मैन यांग को टच करता है तो वो समझ पा रहा था अगर यांग क्यों इन किडनैपिंग केसेस के लिए इतना पॉजिटिव है। उसे लगता है कि उसका भाई जो बचपन में ही मर चुका है वो वापस आ जाएगा। ये एक प्रकार से एक चाह है या फिर एक पश्चाताप। मिस्ट्री मैन की बातें सुन यांग कांपने लगता है और वो घबरा गया था। क्या तुम उसे कैसे जान सकते हो? ये तो बचपन का वो दर्द है जिसका उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था, किसी से भी नहीं। वहाँ से भागकर वो अपने घर आ जाता है और बहुत रोता है। उसे बार बार अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि उसका भाई उसके सामने चला गया और वापस नहीं लौटा। वहीं दूसरी तरफ उसी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम था ही एंड उसके सामने वही कातिल खड़ा था एंड बच्ची को उसने एक पिंजड़े में कैद कर रखा था, साथ ही एक डॉग को भी। वहीं दूसरी तरफ यांग जाता है उसी मिस्ट्री मैन की दोस्त सिंगी से मिलने जो एक ड्राइंग टीचर थी। वहाँ उसे कुछ ग्राफिटी दिखाकर पूछता है, इन्हें देख तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वो कहती है ये पेंटिंग्स को अगर गौर से देखा जाए तो ये बर्ड्स व्यू को सिंबलाइज करते हैं, यानी ये दर्शाते हैं मानो जैसे कोई बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ड्रॉ किया गया हो, सीधा आसमान से। पर ऑफिसर आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? यांग कहता है क्योंकि इन ड्राइंग्स पे बनी जगह पे एक लाश मिली है और इन ड्राइंग्स को क्राइम सीन के ढूंढे जाने से पहले ही बना दिया गया था और इसे बनाया था खुद किम ने, यानी कि उसी मिस्ट्री मैन ने। सिंगी हैरान होकर पूछती है किम यही है? वो कहता है हाँ, वो कभी यूएस गया ही नहीं, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद करो ताकि मैं जान सकूं वो कौन है और वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। सिंगी को ऑलरेडी किम के इन पावर्स का पता था क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में साथ पले बड़े थे एंड वहाँ कुछ बच्चे किम को बुली करते थे, बट अपनी पावर से उनकी मेमोरीज में देखकर उन्हें डरा देता था।
इन पावर्स को साइकोमेट्री कहते हैं एंड ये उसके पास बचपन से है। एक्चुअली उसे ये पावर शायद अपने फादर से मिली थी, पर उनके बीच में ही डेथ हो गई। और रही बात मदर की, तो इस पावर के कारण अपने बेटे से डरती थी और एक दिन अपने बेटे को छोड़कर वह कहीं जा रही थी। लेकिन उस वक्त गाड़ी से उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। तब से आज तक किम खुद को इन सभी चीज़ों का दोषी मानता आ रहा था। यंग सारी बातें जान किम से मिलने जाता है, जो उससे बात करना नहीं चाह रहा था। लेकिन अचानक वहाँ लैंडलॉर्ड आ जाता है कुछ गुंडों के साथ, क्योंकि किम किराए के पैसे नहीं दे रहा था। इस बात पर उसे बचाने यांग उनसे लड़ता है और मारकर भगा देता है। इस सीन से किम को यांग के प्रति एक बड़े भाई वाली फीलिंग आ गई थी, और जब थक कर वो सो गया था तो उसे टच कर देख पाता है यांग कितना परेशान है बस उन बच्चों को ढूंढने के लिए, इसलिए वो मदद करने के लिए मान जाता है। वो हम ये भी देख पाते हैं कि उसकी ग्रेफिटी आखिरकार बर्ड आई वाली क्यों है। एक्चुअली वो पेंटिंग के विजन्स अपने कबूतर को टच कर देख पाता था, जिनसे उसकी दोस्ती थी। ये कबूतर पूरे शहर में उड़ते हैं और जब भी वो देखते हैं वही चीज़ उन्हें टच कर किम भी देख पाता था और उसकी ग्रेफिटी बना देता था। ये सोच शायद कोई ऑफिसर या बंदा इसे नोटिस कर ले, क्योंकि अगर डायरेक्ट जाकर वो पुलिस स्टेशन में ये बात बताएगा कि मर्डर होने वाला है इस लोकेशन पे, तो लोग उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। उल्टा मर्डर के बाद उस पर ही शक किया जाएगा। यंग उसकी बातें समझ पाता है एंड फिर उसे पहली विक्टिम जो बच्ची थी उसके सामान को टच कर किम को कई सारे विजन्स दिखाई देते हैं, जब वो किलर की आवाज़ सुन पा रहा था और साथ ये भी कि कैसे उसने उस बच्ची को मारा। ये विजन्स देखते देखते उसकी खुद की कंडीशन खराब हो रही थी, बट सारी लीड्स यंग को वो एक पेपर पर लिखकर सौंप देता है। यंग तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच चीफ को कन्विंस करने की कोशिश करता है पूरे शहर में टास्क फोर्स न भेजकर वो डे केयर सेंटर्स में फोकस करें, क्योंकि वहाँ किलर के मिलने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। यह वो प्रूफ के लिए सबूत भी दिखाता है, जिन सबूतों को कभी पुलिस फोर्स ने नहीं ढूंढे थे, न ही किसी फॉरेंसिक एजेंसी ने, बल्कि इन सबूतों के बारे में किम ने ही यांग को बताया था। एंड यांग की बातों से चीफ कन्विंस हो जाते हैं और पूरी टास्क फोर्स हर डे केयर सेंटर में छानबीन करने लगते हैं। ही की तलाश में यांग को एक लोकल रेस्टोरेंट पे शक होता है, क्योंकि वहाँ भी सेम रेफ्रिजरेटर था जो डे केयर सेंटर में होता है। एंड विजन्स में सेम यही चीज़ किम ने भी देखी थी। तब क्या था, वहाँ के ओनर क्या थे, यांग उन पर हमला करता है और उन्हें भागने से रोक लेता है। बट पुलिस स्टेशन पे बात सामने आती है कि ऑल्दो ये ओनर खुद भी एक घटिया इंसान है, बट ही इज़ नॉट द किलर। एक्चुअली मर्डर वाले दिन ये शहर में ही नहीं था। ये सब इन्वेस्टिगेशन की बात न्यूज़ में भी दिखाई देती है और दूर हम असली किलर को देखते हैं जो एनिमल सेंटर में काम करता था। वह न्यूज़ देख वो हंसता है और बाद में वो एक डॉग को बहुत दर्द पहुंचाता है। वो बिल्कुल ही साइकोटिक था और शायद वो एक फार्मासिस्ट था। अब इतने सब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई खास लीड्स इन्हें नहीं मिलते, लेकिन इस दौरान सीनियर ऑफिसर्स को शक हो रहा था कि आखिर यांग को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए लीड्स कहाँ से मिले, वो भी इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट, जबकि कोई भी फॉरेंसिक ब्यूरो या ऑफिस ने उसे सुराग नहीं दिया। उनके जिद करने पर वो ऑफिसर्स को किम का सच बता देता है, बट एज एक्सपेक्टेड किम को ऑफिसर जाकर पकड़ लेते हैं। ये सोच शायद यही असली कातिल है। यांग उसे पर्सनली जाकर माफ़ी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है, आखिरी बार मदद कर तुम्हारी, इस कपड़े को टच कर पता लगा लो कि किलर कहाँ पर है। बट वहाँ किम ऐसे प्रिटेंड करता है कि वही असली किलर है और पुलिस वाले उसे ही पकड़ लेते हैं। यांग चिल्लाता रह जाता है बट कोई उसकी बात नहीं सुनता। इन द नेक्स्ट सीन ऑफिसर्स उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट करवा यांग वहाँ आ जाता है और पूछता है, तुमने उनसे झूठ क्यों कहा। किम कहता है, मुझे इस मामले में कभी पढ़ना ही नहीं था, बट तुमने मुझे इसमें घसीटा, तब मैं एक कातिल ही सही। वैसे भी इन्हीं हाथों की वजह से मेरी मदर की मौत हुई। यांग उसे समझाता है कि हाथ लोगों को बचाने के लिए है, ना कि मारने के लिए, और उसे गाड़ियाँ बैठा अपने साथ ले जाता है। उसे यकीन दिला कि इस बार वो लोग कातिल को ढूंढ लेंगे और उन दोनों को ही बेकसूर साबित करके रहेंगे। ली ने उन सभी रेफ्रिजरेटर्स को ढूंढ कर रखा था जिन्हें टच कर किम पता लगा सकता था कि आखिर कौन से फ्रिज में कातिल ने डॉग को फ्रीज किया होगा। किम को लोकेशन मिल जाती है एक बड़े स्काई स्क्रेपर की, और वहाँ पहले सिर्फ यांग और ली जाते हैं हर डोर को नॉक कर कुछ भी चेंज हुआ ये देखने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वही किलर होगा। वहीं दूसरी तरफ में उसी किलर को कमरे में दिखाया जाता है जब वह ही को डरा रहा था। ही उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है और मेन डोर से बाहर निकलने की ट्राई करती है, बट वो निकल पाती या नहीं, उससे पहले ही स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई थी। काफ़ी वक्त से नहीं ली तो यांग लौटे होते हैं, इसलिए किम भी अंदर चला जाता है या लिफ्ट में किलर भी चढ़ता है। उसकी वियर्ड सी हंसी सुन किम यांग को मैसेज कर देता है 20th फ्लोर पे आ जाओ। यांग वहाँ पहुँच कर दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही को ढूंढ रहा था एंड वही लिफ्ट में किलर किम से कहता है, आपको भी 20th फ्लोर पर जाना है, मगर क्यों। वो कहता है, मेरे फ्रेंड रहते हैं वहाँ, बट पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक ही फ्लैट था किलर का, एंड इसीलिए वो उसे मार कर अनकॉन्शियस कर देता है। फ्लैट के अंदर यांग ही को ढूंढ ही रहा था कि तभी पीछे से किलर उसे नाइफ से स्टैब करता है। दोनों की हाथापाई में किलर को भी चोट लगती है, बट वैंग को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है, ये कहते हुए, उस बच्ची को तो मैंने मार दिया। पता है मैं ये सब क्यों करता हूँ, क्योंकि जानवर बच्चे मासूम और सॉफ्ट होते हैं और इनमें असली मज़ा है। ये सुन यांग गुस्से में और डर से बिल्कुल सहम गया था और किलर पागलों की तरफ हंसता है।
पीछे से अचानक किम किलर को इतनी जोर से धक्का देता